हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और अभी तक हम आपको इस चैप्टर से संबंधित पिछले 4 वीडियो में बेसिक से लेकर के बोर्ड लेवल तक के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको पिछले 4 वीडियो में बता चुके हैं। तो यदि आप लोग पिछला 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और यह जो वीडियो है यानी कि यह जो क्लास है, यह 5वां पार्ट क्लास है, जिसमें कि आज यह पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यानी कि आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में यह पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और जस्ट इसके आगे वाले वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म करा देंगे। यानी कि इस चैप्टर में पूरा सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा और जस्ट इसके अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे यहाँ से, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को लिखें, क्योंकि इसके पीछे के जितने भी पार्ट हैं, इसके पहले जितने सारे भी पॉइंट्स हैं, जितने सारे भी टॉपिक हैं, सारा टॉपिक हम पीछे के 4 वीडियो में खत्म करा चुके हैं। तो यहाँ से आज हम लोग देखना शुरू करेंगे और इस पूरे चैप्टर को आज हम लोग खत्म कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अभी तक हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार के बारे में बता चुके हैं। तो हम आपको संयोजन अभिक्रिया बता चुके हैं, वियोजन अभिक्रिया बता चुके हैं, ऊष्माक्षेपी क्या है इसके बारे में भी बता चुके हैं, ऊष्माशोषी क्या है इसके बारे में भी बता चुके हैं, विस्थापन अभिक्रिया भी हम आपको बता चुके हैं, द्विविस्थापन भी हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया हम आपको बता चुके हैं, उदासीनीकरण भी हम आपको बता चुके हैं, ऑक्सीकरण क्या है इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, अवकरण क्या है इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि यदि आप लोग पिछला 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम पीछे के वीडियो में खत्म कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग यहां से देखेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहां से हम आपको नहीं बताए हैं कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, उसके अलावा विद्युतीय वियोजन क्या होता है, तापीय वियोजन क्या होता है। इस प्रकार के बहुत सारे अभिक्रिया के बारे में अभी हम आपको नहीं बताए हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक एक बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और एक एक बात हम आपको बहुत ही बारीकी तरह से समझाएंगे भी। तो चलिए हम आपको बताते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो देख लीजिए, इसका सिंपल सा परिभाषा होगा, जैसा नाम उसी प्रकार का परिभाषा भी होगा। ऊष्मीय वियोजन कहने का मतलब होता है कि जो रिएक्शन जो होता है ऊष्मा के कारण टूट जाता है, जो पदार्थ ऊष्मा के कारण टूटता है उसे ही हम लोग ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ऊष्मीय कहने का मतलब तो ऊष्मा हो गया, और वियोजन कहने का मतलब कि विभाजन यानी कि टूटना, यानी कि ऊष्मा के कारण जो टूट रहा है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण टूट जाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्मा के कारण टूट जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल लिखेंगे, PbNO3 का होल ट्वाइस को यदि हम लोग गर्म करेंगे तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा। तो सबसे पहले हमको लेड नाइट्रेट को गर्म करना पड़ेगा, यानी कि इसको ऊष्मा देना पड़ेगा। तो जिस भी रिएक्शन में यदि हम लोगों को ऊष्मा देना पड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि बिना ऊष्मा के वह पदार्थ टूटेगा ही नहीं। तो जो पदार्थ ऊष्मा के उपस्थिति में टूटता है, यानी कि जो पदार्थ ऊष्मा के कारण टूटता है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो अगर 2 नंबर वाले प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि ऊष्मीय वियोजन क्या है, तो आपको बताना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण टूट जाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। और एग्जाम्पल तो आप लोग देख ही लिए। अब उसके बाद आता है 13 नंबर पर विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युतीय वियोजन कहने का मतलब, जिस प्रकार से ऊष्मीय वियोजन कहने का मतलब होता था कि ऊष्मा के कारण पदार्थ टूटता था, उसी प्रकार से विद्युतीय वियोजन में क्या होगा कि विद्युत के कारण कोई पदार्थ टूटेगा। जस्ट नाम के अनुसार ही उसका परिभाषा भी होगा। ऊष्मीय वियोजन में क्या होता था, ऊष्मा से कोई पदार्थ टूटता था, और विद्युतीय वियोजन में विद्युत से कोई पदार्थ टूटेगा। तो किस प्रकार से हम लोग विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है, यानी कि कोई पदार्थ विद्युत धारा के कारण अगर टूट रहा है तो उसको हम लोग विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे H2O,
जैसे जल जो हो गया, यदि जल को हम लोग विद्युत प्रवाहित करेंगे, जल में हम लोग विद्युत प्रवाहित करेंगे तो H2 और O2 दोनों अलग अलग हो जाएगा, दोनों आपस में टूट जाएगा, दोनों वियोजित हो जाएगा। तो यदि हम लोग H2O को विद्युत देंगे, यानी कि जल में हम लोग विद्युत प्रवाहित करेंगे तो H2 और O2 अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से NaCl में यदि हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na और Cl यानी कि जो सोडियम है और जो क्लोरीन है दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया होता है। तो अगर लघुत्तरीय में पूछा जाता है कि विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसका 2 उदाहरण दे, तो आपको बस इतना ही लिख देना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। और उदाहरण आपको यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसी उदाहरण को आप लोग वहाँ पर लिख दीजिएगा, आपको पूरा 2 नंबर दे दिया जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो यदि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, इसका मतलब कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा वह प्रकाश की उपस्थिति में होगा। बिना प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है उसे बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नाम के अनुसार ही उसका परिभाषा भी हो जाएगा। तो हम लोग किस प्रकार से इसका परिभाषा लिखेंगे? अगर पूछेगा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो हम लोग लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो हो गया, यदि उसको सूर्य का प्रकाश देंगे तो Ag यानी कि जो चांदी है वह अलग हो जाएगा और Cl2 है वह अलग हो जाएगा। सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से जो AgBr है, यदि उसको सनलाइट देंगे तो Ag अलग हो जाएगा और Br अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस सिंपल सा परिभाषा है, आपको लिखना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसका दूसरा नाम प्रकाश वियोजन भी होता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है तो उसको प्रकाश वियोजन अभिक्रिया भी हम लोग बोलेंगे। जैसे ऊपर में विद्युत वियोजन बोलते थे, उष्मीय वियोजन बोलते थे, उसी प्रकार से इसको प्रकाश वियोजन भी बोल सकते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगला है ताप रासायनिक अभिक्रिया। ताप रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण संपन्न होता है। तो क्या लिखेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण संपन्न होता है ताप रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। काफी सिंपल है, बस आपको लिख देना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण पूरा हो रहा है, ताप के कारण संपन्न हो रहा है, ताप रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। चलिए, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद थोड़ा रासायनिक समीकरण के बारे में हम आपको बता देते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ऐसे इसके बारे में तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन शब्द में, वाक्य में हम लोग किस प्रकार से इसको लिखेंगे यदि आ जाएगा तो उसको हम थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है? अभिकारक बोलते हैं। जैसे हम आपको बताए थे कि तीर के बाएं तरफ यानी कि तीर के जो इस तरफ है उसको अभिकारक बोलते हैं, और जो तीर के दाहिने तरफ यानी कि जो तीर के इस तरफ है उसको उत्पाद या फिर प्रतिफल बोला जाता है। तो जो इधर होता है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जो इधर बनता है वह प्रोडक्ट बनता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में रिएक्टेंट बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभिकारक किसको बोलते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोला जाता है। जैसे अभी हम आपको बताएं कि जो तीर का निशान के बाईं तरफ है उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे, और जो दाहिने तरफ है उसको उत्पाद या फिर प्रतिफल बोलते हैं, या फिर अंग्रेजी में उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि क्या क्या हम लोग मिलाए तो क्या प्रोडक्ट निकला, इसी चीज को यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझना होता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको उत्पाद या फिर प्रतिफल बोलते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अगर Mg और O2 को मिला दें तो क्या बनेगा? MgO2 बनेगा, जिसको कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो शब्द के रूप में लिखेंगे तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जब अभिकारक और उत्पाद को शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसको समीकरण बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए, इसके बाद है कि जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण बोलते हैं, और जब शब्द समीकरण को सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जो ऊपर में एग्जाम्पल दिया हुआ है यह शब्द समीकरण हो गया। जैसे शब्द के रूप में लिखा हुआ
हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, अगर इसी चीज को सूत्र के द्वारा लिख दे इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण, लेकिन जो शब्द के द्वारा लिखा गया है इसको क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण बोलेंगे। तो समीकरण ध्यान रखिएगा, जो शब्द में लिखा हुआ है उसको शब्द समीकरण, और जो सूत्र की सहायता से लिखा हुआ है उसको सूत्र समीकरण बोलेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसको रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं। अर्थात जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग किया जाए तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब जब शब्द का प्रयोग किया जाए तब उसे शब्द समीकरण, लेकिन जब शब्द के जगह पर सूत्र का प्रयोग कर दिया जाए तब उसे रासायनिक समीकरण बोलेंगे। चलिए, जैसे अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद या फिर प्रतिफल बनता है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अभिकारक से उत्पाद या प्रतिफल बनता है। जैसे जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में मिलता है यानी कि अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जल का निर्माण करता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यदि हम लोग साथ में मिलाएंगे, इस प्रकार से समझिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर लिखा हुआ है तो जब हम लोग इसको शब्द में लिखे हुए हैं तो यह शब्द समीकरण कहलाएगा। लेकिन जब हाइड्रोजन का सूत्र हम लोग लिख दिए H2, इधर ऑक्सीजन का सूत्र लिख दिए हम लोग O2, तो क्या बन गया? जल बन गया। इसका सूत्र लिख दिए H2O, तो इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो हम आपको यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जब शब्द में लिखा हुआ रहे तब उसको शब्द समीकरण बोलेंगे। हो सकता है कि आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि शब्द समीकरण क्या है, तो आपको तो लगेगा कि शब्द समीकरण तो हम कभी पढ़े ही नहीं है। तो बस इसी चीज को जो सूत्र में लिखा हुआ है उसी चीज को शब्द में लिख दिया। जैसे O2 के जगह पर ऑक्सीजन लिख दिया, H2 के जगह पर हाइड्रोजन लिख दिया और जल के जगह पर H2O लिख दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। और जब सूत्र में लिखा हुआ रहे तब उसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा। चलिए, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। हम आपको बता चुके हैं कि कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। तो देख लीजिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? जैसे आप लोग कोई भी समीकरण लिखते होंगे तो बोलते होंगे या फिर आप उसको संतुलित करते हैं, तो आखिर इसको संतुलित करना क्यों जरूरी है, इस बात को लिखना है। हो सकता है कि 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछ दिया जाए कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, तो इसका जवाब होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो इसके बारे में जस्ट हम आपको आगे बताएंगे। देख लीजिए, नीचे प्रश्न दिया हुआ है, वहां पर हम आपको बताएंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो फिलहाल आप लोग इतना ही ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। देख लीजिए, जो लास्ट वाला यह जो लाइन हम आपको बताए, क्या बताए कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इसी को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आपका जवाब क्या होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का सिर्फ और सिर्फ पालन कराने के लिए ही समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो आपको सिंपल से एक लाइन में जवाब देना है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यहां पर आपको बताया भी गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। लघुत्तरीय प्रश्न में बार बार पूछा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो इसका जवाब आपको बताना है कि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। उसी को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। तो काफी आसान है, आप लोग याद भी कर लिए होंगे या फिर आपको याद भी हो गया होगा देखते देखते ही। बस एक लाइन में ध्यान रखना है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण को कितने तरीके से संतुलित किया जाता है। जो रासायनिक समीकरण होता है उसको कितने तरीके से संतुलित किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 2 तरीके से।
पहला अनुमान विधि, जिसको कि तीर तुक्का विधि भी बोलते हैं, कि तुक्का खुद से लगा रहे हैं कि इधर भी 2 हो गया तो इधर भी 2 लिख देंगे, इधर यहाँ पर 4 है तो इधर भी 4 लिख देंगे। इस प्रकार से तुक्का मार करके भी हम लोग यहाँ पर संतुलित करते हैं। और नहीं तो दूसरा अगर मेथड है बीजगणितीय विधि, जो कि अच्छे तरीके से जैसे गणित का सवाल हल करते हैं उसी प्रकार से हल करके अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर समीकरण को संतुलित करते हैं। तो बीजगणितीय विधि का प्रयोग तो बहुत कम लोग ही करते हैं, सभी लोग अनुमान विधि या फिर तीर तुक्का विधि का ही प्रयोग कर लेते हैं। जैसे देख लेते हैं कि इधर हाइड्रोजन 4 है तो इधर भी मिला लेते हैं खुद से ही तुक्का मार करके कि इधर भी 4 होना चाहिए, तो कहीं पर भी 4 जोड़ करके समीकरण को संतुलित कर देते हैं। तो ज्यादातर लोग तीर तुक्का विधि का ही प्रयोग करते हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जैसे H2 + O2 से क्या बन गया, H2O बन गया। तो यह तो असंतुलित समीकरण है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो यह असंतुलित हो गया। लेकिन जब हम इसको संतुलित करेंगे तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, 2H2 कर देंगे तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गया और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन जब इधर हम लोग शुरू में 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो यह संतुलित समीकरण हो जाता है। इसी प्रकार से Fe + H2O, Fe3O4 + H2, यह असंतुलित हो गया। लेकिन जब हम लोग इसको संतुलित करेंगे तो Fe के पहले 3 लगा देंगे और H2O को पहले 4 लगा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, इधर Fe3 था तो इधर भी 3 Fe हो गया और इधर भी 3 Fe, आप लोग देख रहे हैं कि बराबर हो गया। उसके बाद इधर ऑक्सीजन 4 हो गया तो इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन इधर 4 दूनी 8 हो गया तो इधर भी हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया। इस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि समीकरण को कितने प्रकार से संतुलित किया जाता है, तो आपका जवाब होगा 2 प्रकार से। पहला अनुमान विधि, जिसको कि तीर तुक्का विधि भी बोलते हैं, और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। तो 2 प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि रासायनिक समीकरण द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। जो रासायनिक समीकरण होता है जिसको हम लोग संतुलित करते हैं, जिसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, उसके द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है, मतलब उससे क्या क्या हमें पता चलता है। तो रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला, कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्या बन रहा है, यानी कि अभिकारक के रूप में कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है। जैसे हम लोग लिखेंगे अगर H2 + O2, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। इससे क्या बन गया, H2O बन गया, यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है तो जल का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहला तो इससे यही पता चलता है कि कौन कौन सा पदार्थ इसमें भाग ले रहा है, और जब भाग ले रहा है तो क्या बन रहा है। जैसे H2 + O2 से H2O बन गया। उसके बाद दूसरा कुछ पता चलता है कि अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए और उत्पाद में कितने परमाणु या अणु बने, यानी कि अभिकारक के रूप में कितने अणु या परमाणु भाग लिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2H2 + O2 से बन गया 2H2O। इसका मतलब हुआ, जैसे देखिए नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऊपर के उदाहरण से पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर के जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं। यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए हैं, इसके बारे में हमें पता चल रहा है कि कितने अणु हैं, तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। ऑक्सीजन में कितने अणु हैं, तो ऑक्सीजन के 1 अणु हैं। तो दोनों मिलाकर के जल के 2 अणु का निर्माण किया। तो हमें इससे क्या पता चलता है, यही पता चलता है कि अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए और उत्पाद में कितने परमाणु या अणु बने, इसके बारे में पता चलता है। इसके बाद आगे हमें पता चलता है कि आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना। जैसे यहाँ पर 2H2 + O2 से बन गया 2H2O। इसमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन के 1 आयतन, जिस प्रकार से हाइड्रोजन के 2 परमाणु था और ऑक्सीजन का 1 परमाणु था, उसी प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन के 1 आयतन मिलकर के जल के 2 आयतन का निर्माण किया। जैसे शुरू में देख रहे हैं 2H2O लगा हुआ है। तो यहाँ पर यही पता चल रहा है, सबसे पहले आपको क्या पता चला, 3 बात ही पता चलता है। कोई भी रासायनिक समीकरण से 3 सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला कि कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है अभिकारक के रूप में और क्या बन रहा है प्रतिफल की तरफ। दूसरा क्या पता चलता है कि अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए और उत्पाद में कितने परमाणु या अणु भाग लिए। और उसके बाद तीसरा पता चलता है कि आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया और कितना आयतन बना। तो कुल मिलाकर के यही 3 बात पता चलता है, यही रासायनिक समीकरण के द्वारा सूचना प्राप्त होता है।
तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था, जो कि आज समाप्त हो गया। यहाँ तक ही आपको पढ़ना था इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा विशेष आपको नहीं पढ़ना है। और जितना हम आपको बता दिए, अगर इतना अच्छे तरीके से इस चैप्टर में आप लोग पढ़ लेते हैं तो फिर आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस चैप्टर से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि जितना हम आपको विस्तार रूप से कर करके 5 वीडियो में हम आपको पूरा यह चैप्टर खत्म कराए हैं, इतना विस्तार से शायद कोई टीचर नहीं बताता है, जितना हम आपको विस्तार रूप से करके सिंपल भाषा में एकदम बारीकी से समझाए हैं। चलिए, इसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, लेकिन जैसा कि हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि इसके अगले वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, वो भी विस्तार रूप से बताएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं एक नज़र में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, जो कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं। यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर अलग से समय देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। जैसे श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो जवाब होगा ऊष्माक्षेपी। एक द्रव धातु का नाम लिखें, तो इसका जवाब हो जाएगा लिथियम। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। हम आपको बताए थे कि किसी भी तत्व के साथ या फिर किसी भी धातु के साथ जब जाकर के ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद एक द्रव अधातु का नाम लिखें, तो इसका जवाब पारा हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, द्रव अधातु कौन होता है? पारा होता है। अगर 2 निष्क्रिय गैस का नाम लिखने के लिए आ जाए तो हो जाएगा हीलियम और नियोन हो जाएगा। एक ऐसे तत्व का नाम लिखें जो हथेली पर रखने से पिघल जाता है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। हम नीचे कमेंट में इसका जवाब भी आपको देंगे, लेकिन इसका जवाब आपको खुद से देना है कि एक ऐसे तत्व का नाम लिखे जो हथेली पर रखने से पिघल जाता है। काफी आसान प्रश्न है, चाहे जैसे भी हो, आपको कमेंट में इसका जवाब जरूर बताना है। चलिए, उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है? तो अवकरण कहलाता है। जैसे हम आपको बताए थे कि हाइड्रोजन अगर किसी के साथ भी आकर के जुड़ रहा है तो उसका अवकरण हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि जब किसी के साथ भी आकर के ऑक्सीजन जुड़े तो उसका ऑक्सीकरण होगा, जब हाइड्रोजन जुड़े तो उसका अवकरण होगा। तो अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों हम आपको विस्तार रूप से बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग अपकारक या फिर उसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ का 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है। अभी हम आपको ऊपर बता रहे थे कि वियोजन मतलब टूटना होता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। चलिए, एक धातु का दूसरे धातु से प्रतिस्थापित हो जाना क्या कहलाता है? उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। हम आपको बताए थे कि जो अधिक सक्रिय तत्व होता है वह कम सक्रिय तत्व को हटा देता है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न है 11 नंबर की, ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं? तो हम आपको बताए थे कि 4 प्रकार के, नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हम आपको बता चुके हैं, जिस पर कि खाना बनाया जाता है। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है एथाइल मेरकैप्टन, जो कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो जितना कुछ भी हम आपको बता रहे हैं, सारा कुछ हम आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। यदि आप लोग 5 वीडियो को अच्छे तरीके से देखे हैं तो फिर एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखते के साथ ही उसका जवाब बता सकते हैं। तो एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? एथाइल मेरकैप्टन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का दिहोल2 होता है। और जब CaOH का दिहोल2 पर हम लोग जल डालेंगे तो क्या बन जाएगा? CaO प्लस में H2O गैस बनता है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं। CaO कहने का मतलब क्या हो गया? तो CaO कहने का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, या फिर इसको भखरा चूना भी बोलते हैं। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। आप लोग ध्यान रखिएगा, संगमरमर का सूत्र अगर लिखने के लिए पूछ दे तो उसका CaCO3 होता है। गंधकाम्ल का सूत्र आपको नीचे कमेंट में बताना है। अभी तक 2 क्वेश्चन हम आपको पूछ दिए हैं, एक क्वेश्चन ऊपर में और एक क्वेश्चन यहाँ पर है। गंधकाम्ल का सूत्र क्या होता है? नीचे आपको कमेंट में गंधकाम्ल लिख करके, डैश लिख करके, उसका सूत्र लिख करके आपको बताना है। चलिए, उसके बाद 2 आयनों का अदला बदली क्या कहलाता है? तो 2 आयनों का अदला बदली द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। हम आपको बता चुके हैं द्विविस्थापन के बारे में विस्तार रूप से। अब चलिए, अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का निष्कासन किस अभिक्रिया से होता है? तो ऊष्मा का निष्कासन होता है ऊष्माक्षेपी से। हम आपको बताए हैं कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकल रहा है तो उसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, और जब ऊष्मा का
का अवशोषण हो रहा है तो उसको ऊष्माशोषीय अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत के कारण होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का नाम। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया हम आपको बता चुके हैं, जो ऊष्मा के द्वारा होता है उसे ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, जो प्रकाश के द्वारा होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जिस प्रकार से देख लीजिए 20वां प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब चलिए 21वां नंबर प्रश्न है कि जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है। तो जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4। आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O। चलिए लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, इसका जवाब आपको नीचे बताना है। लोहा पर जो जंग लगता है उसको क्या बोलते हैं, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है। उसके अलावा हम आपको कल बताए थे, यानी कि पिछले वीडियो में बताए थे कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा ताकि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया न हो। जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें ऑक्सीकरण से बचाव के लिए ही नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, हम आपको बता चुके हैं। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करना होता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको ऊपर में बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा या फिर आपको अच्छे तरीके से याद भी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गैस और अवक्षेप का संकेत किस प्रकार से लिखा जाता है। हम आपको बताए थे कि यदि तीर का निशान ऊपर की तरफ रहे इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस मुक्त हो रहा है, लेकिन अगर तीर का निशान नीचे की तरफ रहे इसका मतलब हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप बन रहा है जो कि नीचे तली में जाकर के जमा हो जाता है। तो यदि ऊपर की तरफ रहे तो गैस मुक्त हो रहा है, यदि नीचे की तरफ रहे तो इसका मतलब कि अवक्षेप बन रहा है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, 28 नंबर क्वेश्चन है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, 28 और 29 यहां पर आपका लास्ट है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है MgCO3 का दी होल ट्वाइस, और दो या दो से अधिक पदार्थों का जुड़ना क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। हम आपको बताए थे A+B से यदि AB बन रहा है तो इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, और यदि AB से A+B बन रहा है तो इसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, हम आपको बता चुके हैं। तो अब यहां पर आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको बता दिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विस्तार रूप से जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगले वीडियो में हम उसे पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आज यहां पर आपका सब्जेक्टिव का भाग द एंड हो गया, यानी कि खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि एक एक बात इस चैप्टर में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यह पूरा जो 5 पार्ट बना या पांचों पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम उसको जरूर बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, तो आगे के सभी वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ, और बारी बारी से करके हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को खत्म कराएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।